नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ इसरो का क्वेश्चन पेपर लेकर के। अभी रिसेंटली इसरो का एनआरएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया गया था। उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो 80 क्वेश्चन है और पूरे के पूरे टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर को हम 2 पार्टों में सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो यह 2 पार्टों में कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए, आज के इस फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें नए-नए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो चलिए, आज के इस क्वेश्चन के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि इन ए 4:1 मल्टीप्लेक्सर हाउ मेनी कंट्रोल इनपुट सिलेक्शन लाइन आर नीडेड टू सेलेक्ट ऑन द 4 इनपुट चैनल। कहने का क्वेश्चन ये मतलब है कि मल्टीप्लेक्सर है, इसमें 4:1 तक इनपुट सिलेक्शन लाइन है, तो इसमें जो हम इनपुट कंट्रोल करेंगे उसमें कंट्रोल की संख्या क्या होगी। पहले तो मल्टीप्लेक्सर किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लेक्सर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़िएगा तो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में 7 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आती हैं। इसमें क्या है कि एक तो हो जाता है एडर, दूसरा जो होता है सबट्रैक्टर, तीसरा जो होता है कंपैरेटर और चौथा जो है मल्टीप्लेक्सर, जो कि यही मल्टीप्लेक्सर है, और पांचवा जो होता है डीमल्टीप्लेक्सर होता है, छठा जो होता है एनकोडर होता है और सातवां डीकोडर होता है। मल्टीप्लेक्सर में होता क्या है कि मल्टीप्लेक्सर में इनपुट जो टर्म होता है वो 2n होता है, ये इनपुट टर्म है, लेकिन आउटपुट जो टर्म होता है वो सिर्फ 1 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इनपुट टर्म 4 लाइन है तो इसमें कंट्रोल की जो लाइन होगी वह कितनी होगी, तो वह इनपुट का बाई 2 यानी 2 हो जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट में टोटल सर्किट का ये जो टाइप होता है 7 टाइप का होता है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस में इसका नाम बताया था, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसका जस्ट अपोजिट एक जो होता है डीमल्टीप्लेक्सर होता है। डीमल्टीप्लेक्सर में होता क्या है कि इनपुट लाइन उसमें एक होती है और आउटपुट जो लाइन होती है वह मल्टीपल लाइन हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की इंडक्शन मोटर में स्टेटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। स्टेटर का जो प्राथमिक कार्य होता है वह फ्लक्स को एक पाथ प्रदान करना होता है। इसके बाद उस मोटर के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम भी स्टेटर का ही होता है। यह किसी भी मोटर का बाह्य आवरण होता है और उसके इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन मेनली इसका यूज़ की बात किया जाए तो यह फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट कराने में मदद करता है, या बोले तो फ्लक्स के पाथ को एक रास्ता मार्ग देने का काम करता है। तो यहाँ पे जो होगा एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब एक पाथ प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में याद रखिएगा कि स्टेटर में जो फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स की स्पीड जो होती है वह सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है, और सिंक्रोनस स्पीड को हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं और ns इक्वल टू 120 अपान एफ अपान पी हो जाता है। ns जो है वो सिंक्रोनस स्पीड है, एफ जो है वो फ्रेक्वेंसी है, जो कि हमारे इंडिया में फ्रेक्वेंसी एफ 65 जो होती है एसी की और डीसी के 0 होती है, और पी जो है ये पोल की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआती अवधि के दौरान किस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। एक जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर है,
इसका कह रहा है कि स्टार्टिंग में इसे कैसे ऑपरेट कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो स्टार्टिंग में यह स्टार में ऑपरेट होता है। जब स्टार में ऑपरेट होता है तो यह मोटर स्पीड पकड़ते हुए अपनी फुल स्पीड का 58% स्पीड प्राप्त कर लेती है। तो फिर यह सेकेंड मोड ऑपरेशन स्टार्ट होता है जो कि डेल्टा में होता है। तो स्टार से वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। कब? 58% पर, फुल स्पीड का 58% स्पीड जब प्राप्त कर लेती है तब। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो इसका फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है वो स्टार में होता है। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन किस में होता है? डेल्टा में। लेकिन कब होता है? 58% स्पीड पर, फुल स्पीड का। फिलहाल स्टार्टिंग का पूछा था तो स्टार्टिंग में स्टार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक सिंक्रोनस मोटर की स्थापना के दौरान एक्साइटेशन, वोल्टेज और आवृत्ति को ठीक से सेट करने से क्या हमें महत्वपूर्ण मतलब क्या हमें मिलता है? सेट करने से क्या क्या बोला? तो वोल्टेज बोला, आवृत्ति बोला और एक्साइटेशन बोला। जब आप सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन हमको पावर फैक्टर मेंटेन करना हो तो वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को प्रीफर करते हैं। यह एक ऐसी मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पे वर्क कर सकती है, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। इसके हम एक्साइटेशन को बढ़ा घटा करके। अब यहाँ पे पूछा है तो देखिए, NS को हम सिंक्रोनस स्पीड करते हैं और NS इक्वल टू 120 F/P होता है। अब देखिए कि हमें सिंक्रोनस स्पीड मेंटेन करना है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड को कांस्टेंट रखना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी को भी वेरिएशन करना होगा और उसके साथ साथ उसी के रिस्पेक्ट में पोल की संख्या को भी हमें चेंज करना होगा। इन दोनों को हम चेंज करके एक समान अनुपात में इसकी सिंक्रोनस स्पीड को समान रख पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी, पोल, एक्साइटेशन ये अगर हम एक साथ मेंटेन करते हैं तो हमारा इससे क्या कांस्टेंट रहेगा? सिंक्रोनस स्पीड। तो देखिए, समकालिक गति को बनाए रखने के लिए हम ऐसा सेट करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की बेसिक कॉन्टैक्टर सर्किट में क्वाइल की क्या भूमिका होती है? बेसिक अगर कोई भी हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उस कॉन्टैक्ट में जो क्वाइल डालेंगे उसकी भूमिका क्या होगी वो देखिएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हम जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल में ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी हम जॉइंट बनाएंगे तो वह टाइट होना चाहिए ताकि स्पार्किंग ना हो। तो कॉन्टैक्टर लगाने से हमें ये होता है कि उस पार्ट पे जो कपलिंग होगी वो मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो फिर वहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी। अगर लूज कपलिंग होती है तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी। कॉन्टैक्टर लगाने से हमें ये फायदा होगा कि वह जो कपल्ड होगा वायर वो मजबूत होगा, और फिर मजबूत होगा तो वहाँ पे स्पार्किंग आना बंद हो जाएगा। यानी यह स्पार्क को खोलता और बंद करता है, साथ ही साथ स्पार्किंग को भी समाप्त करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जर का उपयोग करते समय क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए? बैटरी अगर हम चार्ज करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम, ये जो बैटरी होती है ये सेकेंडरी बैटरी के अंतर्गत आती है और ये रिचार्जेबल होती है। एक बार आप चार्ज करेंगे, पुनः इसे यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगी, फिर चार्ज करेंगे, इसीलिए हम सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो जब इसको हम चार्जिंग करते हैं तो हम इसे ऐसे रूम में रखेंगे जहाँ पे खुला हो, वातावरण का उस पर एयर की जो वायुमंडल की वायु है जो आसपास आती जाती हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि लेड एसिड बैटरी या सेकेंडरी सेल जो भी हैं वो अगर चार्ज होते हैं तो उस दौरान अपने में से गैस को उत्सर्जित करते हैं ताकि वह उस वायुमंडल में फैल जाए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। यानी ऐसा हम कमरे की व्यवस्था करेंगे जहाँ पे बंद ना हो, पैकिंग ना हो, खुलादार हो। यानी बैटरी को अच्छे हवादार क्षेत्रों में रख करके हम चार्ज करेंगे, इसलिए कि चार्जिंग के दौरान
गैस निकलती है उसके वेंट प्लग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि आउटपुट वोल्टेज तरंग को कम करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट के संयोजन में आमतौर पर किस प्रकार के फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है। आउटपुट में वोल्टेज तरंगों को कम करना है, आउटपुट में वोल्टेज तरंग को कम करना है तो इसके लिए लो पास फिल्टर होता है। कम करना है वोल्टेज के वेवलेंथ को, ये जो वोल्टेज का वेवलेंथ बन रहा है इस वेवलेंथ को कम करना है तो लो पास फिल्टर होता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहता कि आउटपुट के वोल्टेज तरंगों को अधिक करना है तो उस कंडीशन में हाई पास फिल्टर होता और उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता। फिल्टर में लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर, 4 प्रकार के फिल्टर इसमें पाए जाते हैं। लो पास फिल्टर जो होता है वह लो पावर की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई को ब्लॉक करता है। हाई पास फिल्टर जो होता है वो हाई को पास करता है, लो को ब्लॉक करता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर या जनरेटर में ब्रशेज का क्या उद्देश्य होता है। विद्युत मोटर हो या जनरेटर हो, अगर जनरेटर है तो उसमें ब्रशेज जो लगते हैं उसके द्वारा जनरेटर जो होता है वह करंट या वोल्टेज को जनरेट करता है। तो बाह्य सर्किट में हम वोल्टेज या करंट को भेजने के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं। और डीसी अगर मोटर है तो उस मोटर में हम डीसी सप्लाई देने के लिए उस ब्रश का यूज करते हैं, जो कि कम्यूटेटर होता है। उस आर्मेचर में करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, उसके बाद वह कम्यूटेटर पार्ट में जाता है और कम्यूटेटर पार्ट से स्पर्श करता हुआ ब्रश और स्लिप रिंग जुड़े होते हैं, वहां से हम वाह्य परपथ को भेजा करते हैं। स्लिप रिंग और कम्यूटेटर में कंडीशन होता है कि अगर कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर का अगर इनपुट पार्ट पे एसी देंगे तो आउटपुट में हमें डीसी देगा। अगर हम इनके इनपुट पार्ट पे डीसी देंगे तो आउटपुट में हमें एसी देता है। मतलब कम्यूटेटर चेंज कर देता है लेकिन स्लिप रिंग चेंज नहीं करता है। स्लिप रिंग जो होता है अगर उसके इनपुट पे आप एसी देंगे तो आउटपुट एसी ही रहेगा, अगर डीसी देंगे तो आउटपुट डीसी देगा। यहाँ फंक्शन पूछा है तो फंक्शन में यह होगा कि कम्यूटेटर या स्लिप रिंग के साथ साथ निरंतर विद्युत संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत के कपड़ों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्लैंकेट का उपयोग किस तकनीक की अनुशंसा की जाती है। इसमें जो कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति के कपड़े में अगर लगी आग को बुझाना है तो किस प्रकार के फायर ब्लैंकेट का यूज किया जाएगा। फायर के बारे में आप जब जानेंगे तो ए प्रकार की फायर होती है, बी प्रकार की, सी प्रकार की और डी प्रकार की। ए प्रकार की फायर जो होती है कपड़ा, लकड़ी, जूट, इन सबों में जो आग लगती है वह क्लास ए के अंतर्गत आती है। बी जो होता है वह ज्वलनशील द्रव जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के अंतर्गत जो फायर होता है वह बी के अंतर्गत है। और सी में जो है वह एलपीजी सिलेंडर और साथ ही साथ विद्युत के जो उपकरण हैं जैसे प्लग, सॉकेट पर स्पार्किंग के कारण जो आग लगती है वो सी के अंतर्गत आती है। और फुल्ली जो इलेक्ट्रिक फायर होती है, विद्युतीय आग होती है, वो डी के अंतर्गत आती है। तो अगर कपड़ा में आग लगी है और वह किसी व्यक्ति का कपड़ा है, मतलब पहने हुए के कंडीशंस में है, तो उस आग को बुझाना है तो हम क्या करेंगे, कंबल से, भीगा कंबल है उसको ढक देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और वो आग बुझ जाएगी। स्टार्टिंग में जो भी आग की लपटें होंगी वो कंट्रोल में आ जाएंगे। फिलहाल ये जो कंडीशन होगा कि व्यक्ति के ऊपर कंबल धीरे से रखने से आग की जो लपटें होंगी वो कम हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा जिससे आग बुझ जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करके आग बुझाने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं स्मूथरिंग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन कि अत्यधिक तापमान की स्थिति में इन्वर्टर को बंद करने के लिए किस प्रकार के सुरक्षा सर्किट का उपयोग किया जाता है। अगर एक इन्वर्टर है और उसको हाई टेम्परेचर पर बंद करना है तो इसमें हम किस प्रकार के प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। ऐसा प्रोटेक्शन यूज करना है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता हो, तो इसमें थर्मल प्रोटेक्शन का यूज किया जाएगा। थर्मल प्रोटेक्शन में एक बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। जब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप हीट होती है तो ये मुड़ जाती है। मुड़ जाने के वजह से कंडक्टर से यह डिस्कनेक्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। पुनः जब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप ठंडी होती है तो सीधी हो जाती है और सर्किट को मेक कर देती है। इसी सिद्धांत पर यह वर्क करती है। फिलहाल यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर की वितरण नेटवर्क में स्विचों की अनुभागीय बनाने का उद्देश्य क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और स्विचों को अनुभागीय बनाना है। इसका मतलब है कि उसका जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, उसको अलग अनुभागीय बनाने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी में जब आप देखेंगे तो रख रखाव के लिए दोषपूर्ण अनुभागों को ठीक करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। आवश्यकता के अनुसार हम इस नेटवर्क को मेक एंड ब्रेक करके हम मेंटेनेंस इसका कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर की रिवर्स बायस के तहत पीएन जंक्शन डायोड में कमी क्षेत्र की चौड़ाई का क्या होता है। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन को हम कनेक्ट किए हैं तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई पर प्रभाव क्या होगा। क्वेश्चन कहने का ये मतलब है। ये जो होता है एमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ये पूछा है ये वाली एरिया कि जहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर बन रहा है, अगर इसको हम रिवर्स बायस में करेंगे तो इस डिप्लेशन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है रिवर्स बायस में बढ़ती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह फॉरवर्ड बायस में कपल्ड रहता तो फॉरवर्ड बायस में इस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटती है। अगला चीज कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता क्या है। तो जब किसी डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को उसके बायसिंग वाले पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव वाले से कनेक्ट किया जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है। निगेटिव बायसिंग क्या होता है कि उस पीएन जंक्शन के निगेटिव टर्मिनल को बायसिंग के पॉजिटिव से और पीएन जंक्शन के पॉजिटिव को बायसिंग के निगेटिव से मतलब अपोजिट कनेक्ट किया जाता है, तो वो रिवर्स बायस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अगला ये न्यूमेरिकल है 13 नंबर की एक तरंग की आवृत्ति क्या है जो 2 सेकंड में 10 चक्कर को पूरा करता है। 2 सेकंड में 10 चक्कर पूरा कर रहा है, इसका मतलब कि 1 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाएगा। तो 10/2 2 5 10 और कहा जाता है कि 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी 5 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 14 नंबर की इलेक्ट्रिक मोटरों के संदर्भ में ब्रेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैक ईएमएफ क्या होता है। बैक ईएमएफ मोटर के केस में होता है EB इक्वल टू V/2, यानी बैक ईएमएफ जो होता है वह लागू वोल्टेज का आधा होता है और इसका काम क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करना। रिलेशन यही होता है EB इक्वल टू V/2, यानी बैक ईएमएफ जो होता है वह लागू वोल्टेज का आधा होता है, इसका काम लागू वोल्टेज का विरोध करना होता है, यानी लागू वोल्टेज के विपरीत दिशा में उत्पन्न वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर की इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण करते समय इंसुलेशन प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने
वाली माप की विशिष्ट इकाई क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वह बहुत हाईएस्ट में होता है, इसे हम मेगा ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में मेगा ओम होता है, कैपिटल में एम, मेगा को अगर स्मॉल लिखते तो मिली हो जाता। तो याद रखिएगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगा ओम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पियर जो है ये धारा की इकाई है, वोल्ट जो है ये विभवांतर का मात्रक है, फैराडे जो है ये धारिता का मात्रक है। यहाँ पे मेगा ओम न दे करके ओम दिया है, तो यहाँ पे हम मजबूरी है किसी ऑप्शन को चुनना, तो फिलहाल यहाँ पे ओम आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन याद रखिएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वह मेगा ओम में होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर की, जल विद्युत संयंत्र में कौन सा घटक बहते पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो टरबाइन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टरबाइन जो है वह पेन स्टोक के माध्यम से पानी उस डैम से आता है और इस टरबाइन के ब्लेड पर घूमता है, तो टरबाइन जो है गतिज ऊर्जा के रूप में उस टरबाइन के ब्लेड पर पानी टकराता है, वहां से वह टरबाइन घूमती है जो कि मैकेनिकल ऊर्जा प्रदान करती है, और उसी टरबाइन से कपल्ड रहता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को यह मैकेनिकल ऊर्जा देता है, अल्टरनेटर रोटेट करता है तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो ये पार्ट जो हो जाएगा टरबाइन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारत में विद्युत उपकरणों के लिए डबल इंसुलेशन का उपयोग करना किस परिस्थिति के लिए अनिवार्य है। किसी भी मशीन हो या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वहाँ पे अगर हम डबल इंसुलेशन का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट या उस मशीन को हम नमी वाली एरिया में यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम डबल इंसुलेशन करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में कहा है कि जल स्रोतों के निकट उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जिसमें मशीन भी हो सकता है और किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज हो सकता है। नमी वाले एरिया में अगर आप इसे यूज करेंगे तो वहाँ पे डबल इंसुलेशन प्रोटेक्शन देना होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मोटर स्टार्टर उन अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां यांत्रिक झटके से बचाने के लिए गति में क्रमिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ये है कि आप किस प्रकार के स्टार्टर का यूज करते हैं जहां पे मैकेनिकल झटके से हमें प्रोटेक्शन प्रदान करना हो, तो इसमें सॉफ्ट स्टार्टर का यूज किया जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब होता है कि उसमें इस स्टार्टर को जब हम ऑपरेट कराएं तो किसी प्रकार का मैकेनिकल वाइब्रेशन उत्पन्न न हो, तो यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर की अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने की सबसे सही तकनीक क्या है। अग्निशामक यूज आप करते हैं यानी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाएंगे तो उसे कैसे चलाएंगे, इसका शॉर्ट रूल होता है पास, PASS। किसी भी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को जब आप चलाएंगे तो इसी पास के मेथड पे उसको ऑपरेट कराएंगे। अब यहाँ पे P जो है ये क्या है, पिन, पुल द पिन। अब पुल द पिन जो है कि पहले उसके पिन को हम निकालेंगे। दूसरा ए जो है, इसमें 2 नंबर पे ए जो है, ये एम जो है, ए इसके नोजल को पकड़ के एम लगाएंगे, निशाना लगाएंगे जहां पे आग लगी है। तीसरा जो है एस, ये सीक्यूज है, जब उसको हम उसके नोजल को सामने करेंगे तो पिन निकाले ही हैं तो इसमें प्रेशर बन जाएगा, तो एस से जो हो जाएगा सीक्यूज हो जाएगा यानी प्रेशर। और चौथे नंबर पर जो एस है, अब ये स्वीप हो जाएगा, जो नोजल हमने पकड़ा है जिस एरिया में आग लगी है वहां पे स्वीप करेंगे यानी घुमाएंगे। तो किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए ही पास रूल लगता है। ऑप्शन सी पे जाएंगे तो नोजल को आग के आधार की ओर इंगित करना और अलग अलग दिशाओं में घुमाना, मतलब जिस एरिया में आग लगी है वहां पे इसको घुमाएंगे, यही पास के द्वारा हम किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कराते हैं। अगला क्वेश्चन
20 नंबर, विद्युत आग से निपटने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट जो आग लगती है क्लास ए में आती है। बी में जो आएगा वह क्या होगा, लिक्विड जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन बी में आ जाएंगे। सी में क्या हो जाएगा, एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे प्लग, सॉकेट में स्पार्किंग के कारण जो आग लगेगी सी में आएगी, और इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है वो डी में आएगी। यहाँ पे देखिए विद्युत आग दिया है तो विद्युत आग जो आएगी कंप्लीट डी में आएगी। यहाँ आंसर जो है ये आयोग गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्लास डी में आएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर कि वोल्टेज स्टेबलाइजर निरंतर आउटपुट वोल्टेज को कैसे बनाए रखता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है वह वोल्टेज को मेंटेन कैसे करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसमें इनपुट वोल्टेज होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह इनपुट वोल्टेज को वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो फिलहाल कंप्लीट इसको बोलेंगे कि अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर में वोल्टेज को हम मेंटेन कैसे करते हैं तो उसके इनपुट वोल्टेज को मेंटेन करके हम मेंटेन करते हैं। ऑप्शन सी इनपुट वोल्टेज को समायोजित करके हम वोल्टेज स्टेबलाइजर में वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज को मेंटेन करता है, तो यह ऑटो ट्रांसफार्मर के मदद से ही होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर की विद्युत संकेतों के संदर्भ में आरएमएस मान का अर्थ क्या होता है। आरएमएस मान का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है। आरएमएस मान इक्वल टू होता है रूट मीन स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएमएस मान ये याद रखिएगा कि अपने इलेक्ट्रिकल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा गया जो मान होता है वो कौन सा मान होता है, तो आरएमएस मान होता है। आरएमएस मान का अगर फार्मूला आप जानेंगे तो आरएमएस इक्वल टू होता है आई मैक्स कर दीजिए या वी मैक्स कर दीजिए अपान √2। ये आरएमएस मान का फार्मूला हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है कि गैसोलीन तेल जैसे ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग पर किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के बारे में बताया कि क्लास डी प्रकार की जो आग होती है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ द्रवीय पदार्थ है जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब के सब डी के अंतर्गत आते हैं। गैसोलीन और तेल जैसे ज्वलनशील पदार्थ किसमें आएगा, बी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट is the recommended inverter of regular maintenance of complete gases fire extinguisher system that do not means determine contact per Indian standard। कहने का क्वेश्चन मतलब यह है कि फायर एक्सटिंग्विशर है, गैसियस टाइप का अगर फायर एक्सटिंग्विशर है या कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका हम यूज कितने मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसका डेट समाप्त हो जाता है, तो वह कितना है, 6 मंथ होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर की लाइफ की बात करें तो याद रखिएगा 6 मंथ होता है, कोई भी हो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन है कि विद्युत प्रणाली में वितरण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में जब आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आपको मिलेंगे, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ही हिंदी नाम होता है वितरण ट्रांसफार्मर। यह जो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम करना होता है। सर्विस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है। ऐसे आप घरेलू में समझेंगे तो जो आपके गांव के बाहर ट्रांसफार्मर लगता है, जिस ट्रांसफार्मर से आपके गांव में लाइन जलती है,
वह जो ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम होता है उसके इनपुट में हाई वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज को डिक्रीज करके वह वोल्टेज को प्रदान करता है। यानी वितरण ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को कम करना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, अगर सिंगल फेज की लाइन है तो इसमें वोल्टेज जो आता है 240 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 230 भी होता है लेकिन स्टैंडर्ड 240 रहता है। लेकिन अगर 3 फेज की लाइन है तो इसमें वोल्टेज जो होता है 440 वोल्ट का होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक निर्धारित करने का सही तरीका क्या है कि फ्यूज उड़ गया है या खराब है। आप कैसे कि निर्धारित करेंगे कि ये फ्यूज उड़ गया है मतलब खराब हो गया है या जल गया है, ये आप कैसे उसमें हमें चेक करना है। तो चेक करेंगे उसके फिलामेंट के परिदृश्य को देख करके। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जब आप जाएंगे तो ऑप्शन ए नंबर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा है डिस्क्लेरेंस या टूटे हुए फिलामेंट के लिए फ्यूज का दृश्य परीक्षण करके। जब वो आप देखेंगे तो उसका जो फिलामेंट है अगर कहीं से ब्रेक है तो मतलब परिदृश्य उसको देख करके ही आप पहचान जाएंगे कि फ्यूज ठीक है या फ्यूज टूट गया है, गल गया है, जल गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर कि जब रोटर सर्किट से जुड़े बाह्य प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटरों में 2 प्रकार के इंडक्शन मोटर देखने को मिलती है। पहला जो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा जो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल गेज में किसी प्रकार की स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसमें स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है और इसमें बाह्य 3 फेज रियोस्टेट रेजिस्टेंस का भी यूज किया जाता है। इस 3 फेज रियोस्टेट रेजिस्टेंस का यूज करने से क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग में हम रेजिस्टेंस हाई रखते हैं जिससे कि स्टार्टिंग में करंट का मान कम हो जाता है और करंट का मान कम हो जाता है और रेजिस्टेंस हाई रखने से इस मोटर की रोटर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। यानी ऑप्शन जो डी है कि रोटर की गति कम हो जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी तरंग के धनात्मक आधे चक्र की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। एसी है तो एसी में जो मार्ग होगा ये साइन वेव ऐसे होता है। अब केवल पॉजिटिव साइकिल की बात किया है तो देखिए ये कंप्लीट एसी की एक चक्कर जो साइकिल होती है वो पॉजिटिव का हाफ साइकिल और निगेटिव का हाफ साइकिल मिला करके एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब इसमें कहा है कि आधे चक्र की विशेषता क्या होती है, तो आधा चक्र जब जाएंगे यहाँ तक तो इसमें जो करंट हो या वोल्टेज हो इसका मार्ग जो होता है वो सिर्फ एक होता है। मतलब कि जितना साइकिल या जितना मार्ग वो पॉजिटिव टर्म में कंप्लीट करती है उतने ही मार्ग जो है निगेटिव में कंप्लीट करती है, तब जाकर के एसी एक साइकिल कंप्लीट करती है। ये कह रहा है कि धनात्मक में सिर्फ वह आधा चक्कर करता है। मतलब उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि करंट हो या वोल्टेज हो वह एक दिशीय होता है। अब ऑप्शन पे आइए तो ऑप्शन वोल्टेज शून्य होगा नहीं, बी जो है प्रतिरोध का अपने चरम पर होना ये भी नहीं होगा, सी जो है कि धारा का एक दिशा में प्रवाहित होना यही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वोल्टेज यहाँ रहता ना तो वोल्टेज भी सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, एक दिशीय होंगे आधा साइकिल तक। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर कि सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में डोपिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है। सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग का उद्देश्य होता है कि उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी अशुद्धियों का परिचय देना और अर्धचालक के विद्युतीय गुणों को संदर्भित करना। किसी भी सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करने हैं, यानी डोपिंग करने का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना। कोई भी शुद्ध
सेमीकंडक्टर जो होता है वह कुचालक की भांति काम करता है। जब उसमें हम डोपिंग कर देते हैं यानी अशुद्धियों को मिला देते हैं तो वह कंडक्टर की भांति कार्य करने लगता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर की, ऑडियो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में विभिन्न घटकों के बीच प्रतिबाधा का मिलान करने के लिए अक्सर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? इसमें ऑडियो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है और इसमें इम्पीडेंस मैचिंग का यूज करना है तो हम किसका करेंगे? एक लाइन आप याद रखिएगा कि जो इसमें इम्पीडेंस मैचिंग है वो किस टाइप की है? तो ऑडियो सिस्टम की है, यानी साउंड सिस्टम है। तो साउंड सिस्टम है, ऑडियो की मैचिंग है और वो कौन सी मैचिंग है? तो इम्पीडेंस मैचिंग है। तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर ऑडियो मैचिंग में नहीं आएगा, पावर स्थानांतरण ये भी नहीं होगा और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो ट्रांसफार्मर आ जाएंगे, एक सीटी आ जाएगा और एक पीटी आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। ऑडियो ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस ऑडियो सिस्टम में आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटी जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और यह सीरीज में इंस्टॉल होता है। पीटी जो होता है ये पावर ट्रांसफार्मर होता है और यह हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और यह पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन यानी 31 नंबर की, विद्युत ऊर्जा वितरण के लिए उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक इंसुलेशन सामग्री क्या होती है? विद्युत उपकरण है और उसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में केबल में इंसुलेशन का यूज करना है तो उसमें कौन सा इंसुलेशन मटेरियल का हम यूज करेंगे? तो इसके लिए XLPE होता है, मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल की श्रेणी में ये आता है इंसुलेशन। इसका हाई टेम्परेचर सहन क्षमता जो होती है ये 90 सेल्सियस होती है, ये भी याद रखिएगा। XLP इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल होता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, विद्युत रोशनी प्रणाली में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी प्रोटेक्शन देना है, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट हो या इलेक्ट्रिकल मशीन हो तो उसमें अगर हम ग्राउंड फॉल्ट क्लियरेंस इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? तो जो लीकेज करंट होती है जिससे हमें झटका लगता है उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, यानी बिजली के झटके को ये प्रोटेक्शन देता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर फ्यूज की एक विशेषता है? सेमीकंडक्टर फ्यूज की विशेषता है। फ्यूज में अगर सेमीकंडक्टर टाइप का फ्यूज होता है तो उसमें हमें ये होता है कि उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है बिल्कुल फास्ट होता है। यही इसका एक जवाब होगा कि सेमीकंडक्टर टाइप का फ्यूज है तो उसका ऑपरेटिंग टाइम जो होगा वो कम से कम होगा, यानी बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होगा? नहीं। प्रतिस्थापना योग्य होगा? नहीं। उच्च व्यवधान क्षमता ये भी नहीं होगा। त्वरित प्रतिक्रिया समय यानी फास्ट ऑपरेटिंग ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि इन डीसी मोटर स्टार्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लगिंग ऑपरेशन? डीसी मोटर में प्लगिंग क्या है? अब देखिए डीसी मोटर में जब आप प्लगिंग पढ़ेंगे तो इसमें ब्रेकिंग का अंतर्गत आता है। डीसी मोटर में ब्रेकिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार में पहली ब्रेकिंग जो होती है इसे हम प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग का दूसरा नाम रिवर्स करंट ब्रेकिंग होता है और इसी का दूसरा नाम एक और होता है काउंटर करंट ब्रेकिंग। इसके बाद दूसरी ब्रेकिंग जो होती है वह रियोस्टेट ब्रेकिंग या डायनेमिक ब्रेकिंग होती है और तीसरी ब्रेकिंग जो होती है वह रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है
कि प्लगिंग क्या है। अब प्लगिंग में जो है कि प्लगिंग, ब्रेकिंग और इसी का हमने दूसरा नाम क्या बताया कि रिवर्स करंट ब्रेकिंग, यानी करंट को हम रिवर्स करके उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना प्लगिंग का ही है, और इसी का दूसरा नाम काउंटर करंट ब्रेकिंग है। प्लगिंग पूछा है, अब यहाँ पे देखिए तो टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन, यानी एक झटके से करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना प्लगिंग कहलाता है। और प्लगिंग का दूसरा नाम रिवर्स करंट ब्रेकिंग होता है, और इसी का दूसरा नाम काउंटर करंट ब्रेकिंग भी होता है। और सबसे बेस्ट जो ब्रेकिंग होती है वह रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रेकिंग 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म केवीए रेटिंग इंडिकेट इन ए ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकेशन। केवीए रेटिंग से ट्रांसफार्मर का क्या इंडिकेशन होता है। इसमें केवीए रेटिंग जो है वह एपरेंट पावर कैपेसिटी को ट्रांसफार्मर में रिप्रेजेंट करता है। केवीए रेटिंग मतलब उस ट्रांसफार्मर की एपरेंट पावर कैपेसिटी जो है वह किससे निर्धारित होगी, तो केवीए रेटिंग से होगी। अब ये केवीए जो है ये एपरेंट पावर होता है। एपरेंट पावर ये जो होता है रिएक्टिव पावर होता है, और ये जो होता है एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर या ट्रू पावर होता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 36 नंबर है क्वेश्चन कि एन टाइप बाह्य सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। इस टाइप में जब जाएंगे तो एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। पी टाइप में कौन सा होता है, तो इसके लिए होता है पी टाइप में बजी, BAGI बजी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम कौन कौन से मटेरियल मिलाएंगे, तो इसमें 3 संयोजित तत्वों को मिलाया जाता है, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। उसी तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पाब वाले मटेरियल को मिलाया करते हैं। अब ये पाब जो है इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें 5 संयोजी तत्व आते हैं, मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो जाता है। यहाँ एन टाइप का पूछा है, तो एन टाइप में देखिए हमने क्या बताया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें फास्फोरस फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर की सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ते समय उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विचार क्या है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, पैरेलल में उसका कनेक्शन करना है, तो इसमें क्या होनी चाहिए कि दोनों ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, और केवीए रेटिंग इसमें सेम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या कहा है कि ट्रांसफार्मर को अलग अलग प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज में होना चाहिए, नहीं, वोल्टेज अनुपात सेम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग अलग अलग होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर की एक एसी सर्किट में आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर मान निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा पीक वैल्यू से संबंधित होता है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि आरएमएस मान और मैक्सिमम मान में कौन सा ऐसा वैल्यू उसके साथ इंक्लूड होता है। तो RMS यानी रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू होता है, अगर वोल्टेज के टर्म में लेंगे तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान यानी Vmax अपन √2 होता है। यानी क्वेश्चन है कि RMS मान जो होता है पीक वैल्यू के साथ किसके साथ रिलेशन में होता है, √2 के। यही देखिए √2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर
3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली नई विधि है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी ऐसी स्पीड कंट्रोलिंग मेथड है जिसका यूज नहीं किया जाता है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग होता है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड ये भी होता है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण भी मेथड होता है, लेकिन फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड नहीं होता है। फ्लक्स कंट्रोलिंग मेथड जो होता है डीसी मोटरों में होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है, गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है क्वेश्चन 40 नंबर और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि व्हेन कनेक्टिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर इन पैरेलल व्हाई इन सर्कुलर इन इंश्योर दैट द फेज सिंगल बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन आइडेंटिकल। इसमें ट्रांसफार्मर का अगर पैरेलल ऑपरेशन करना है, इंश्योर है कि सिंगल फेजिंग के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी में आइडेंटिकल का होता है, मतलब समरूप क्या होता है, तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट होती है। टू अवॉइड द सर्कुलेटिंग करंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्कुलेटिंग करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सी बाइंडिंग का यूज करते हैं, तो इंटरलीव्ड बाइंडिंग का यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन किया। इसका नेक्स्ट पार्ट, बाकी के 40 क्वेश्चन बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।